ये लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का शंखनाद नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ से कर दिया है। तो इसको लेके आपको क्या लगता है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं और क्यों सब नरेंद्र मोदी को चुने? ऐसा जनता को चुनना चाहिए नरेंद्र मोदी को, ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए अभिषेक जी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने 370 सीटों का संकल्प लिया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जो हैं वो सारे मिलकर 400 पार का नारा है इस बार। और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता पे। जिस तरह से मेरठ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की चुनावी सभा का शंखनाद हुआ, बिगुल फूंका गया लोकसभा चुनाव का, देश के जनमत को, लोगों की भावना को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस बार रिजल्ट आएगा वो आशा से भी बढ़कर आएगा। 400 से भी ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और 370 भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और पूरे देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों की भावना है वो भावना खुलकर दिख रही है। आपने पूछा कि क्यों नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, क्यों नरेंद्र मोदी जी को, तो उसके एक नहीं कारण है। मैं तो आपसे कहूंगा कि इस विषय के लिए आप मुझे सिर्फ इस विषय के लिए कि मोदी जी को देश की जनता वोट क्यों दे, मैं 1 घंटे का इंटरव्यू इस पे आपको दे सकता हूं। 1 घंटे से ज्यादा मैं बोलूंगा वो भी कम पड़ेगा कि क्यों आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दे। मैं ज्यादा में 2-4 बातें आपको बोल देता हूं क्यों देश की जनता इस बार नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। क्योंकि देश की जनता के वो प्रधान सेवक के रूप में, समाज सेवक के रूप में, बेटे के रूप में और परिवार कुटुंब प्रमुख के रूप में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो 550 वर्षों का श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संघर्ष था, उस संघर्ष को समाप्त कर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि में अयोध्या जी में मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न कराया। यह ऐतिहासिक नहीं, महाऐतिहासिक काम है। धारा 370 कश्मीर से हटाया। 1990 में किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, अन्याय अत्याचार हुए थे, हजारों लोग अपने घर से बाहर हुए थे, हमने सबने अपनी आंखों से देखा था। आज उस कश्मीर में 370 हटा के वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय दिया। वहां के स्थानिक कश्मीरी नागरिकों को आज विकास से उनका भी जीवन खुशहाल बना दिया। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कहती थी 370 हटाए तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। उनके मुंह पे तमाचा है ये नरेंद्र मोदी जी का धारा 370 हटाना और कश्मीर को खुशहाल बनाना। ऐसे अनेक कारण हैं। आज काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाराष्ट्र में पंढरपुर जो मंदिर है उसका वहां पर जिस तरह से सौंदर्यीकरण हो रहा है, अनेक छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल के जो गढ़ किले हैं उनका सौंदर्यीकरण, उनका संवर्धन हो रहा है। देश के तमाम ज्योतिर्लिंग है, माता रानी के मंदिर है, सभी हिंदू धर्म के जितने भी प्राचीन मंदिर है, धर्मस्थल है, उनका सौंदर्यीकरण, उनका पुनर्स्थापना, बुद्ध सर्किट हो, चाहे वो जैन सर्किट हो, चाहे हिंदू मंदिरों के श्री राम पथगमन का हो, हर तरह धर्म की जय जयकार कर रहे हैं। और सिर्फ धर्म और अध्यात्म के साथ साथ विकास लेकर चले नरेंद्र मोदी जी। आज उनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा देश के अंदर इस 10 साल में यूनिवर्सिटी बनी, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। जितना पहले रोड बनता था उससे 3 गुना ज्यादा रोड बनने का काम आज हो रहा है। नई नई यूनिवर्सिटी, नए नए हॉस्पिटल, नए नए मेडिकल कॉलेज। क्या किस क्षेत्र में विकास नहीं किया? आज महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण था उसको उन्होंने पास कराया। आज मराठा आरक्षण महाराष्ट्र में दिया गया। आज देश के सभी जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए भी सारी सहूलियत दी गई। समाज का, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, किसान हो, कामगार हो, युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, व्यवसायी हो, नौकरी पेशा हो, हर व्यक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए काम किया है, उनका उत्थान का काम किया है। और विदेश नीति के मामले में आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रही है। देश आज 10वें 11वें नंबर से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश
दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये कितना बड़ी उपलब्धि है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। विदेश नीति के बारे में पाकिस्तान की आप हालत देख लीजिए, श्रीलंका की हालत देख लीजिए, भूटान की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, सब की हालत बेहाल हो गए। लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत पे हैं। जिसका कारण है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी आज एक विश्व नेता के रूप में प्रस्थापित हो गए साहब। आज दुबई में, शारजा में और आज यूएई में हिंदू स्वामीनारायण के मंदिर बन रहे हैं। ये कभी ख्वाब में नहीं देखा था किसी ने। जो परिवर्तन, जो विकास की गंगा बहाई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, तो देश की जनता और देगी किसको वोट? किसको वोट देगी? कोई ऑप्शन ही नहीं है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास। इसलिए मैं कहता हूं फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार। शैलेश जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, विपक्ष का ये कहना है कि सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के ये दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर विपक्ष को ये लगता है कि दहशत है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, अगर उनको ये दहशत लगता है तो देश के हित के लिए वो लगना ही चाहिए। लोगों को डर होनी चाहिए कि लोग भ्रष्टाचार नहीं कर सके। और जिस तरह से केजरीवाल ने, जब देश में कांग्रेस का राज था और उस वक्त कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था वो चरम पर था, 20 लाख करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार यूपीए की सरकार में, कांग्रेस शासित सरकार ने की थी। और उस वक्त अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान में जब आंदोलन हुआ तो यही केजरीवाल बैठे थे, यही केजरीवाल के सारे लोग बैठे थे और उन्होंने कस्में खाई थी, शपथ लिया था कि जीवन में कभी वो राजनीति में नहीं आएंगे, देश को लोकपाल लाएंगे, देश से भ्रष्टाचार भगाएंगे। आखिर में क्या हुआ वो वादा? अरे, जो अपने गुरु अन्ना हजारे का नहीं हुआ, अन्ना हजारे का नहीं सुना, अपनी शपथ पर कायम नहीं रहा, वो क्या देश का हो सकता है? और वो राजनीति में आते, राजनीति में आने के बाद एक के बाद दो, दो के बाद तीन सारे भ्रष्टाचार करते। और क्या कहते थे केजरीवाल उस वक्त? उस वक्त कहते थे देश के अंदर सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को जेल में होना चाहिए, और जीवन में कभी भी कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करूंगा। ये कस्में वादे खाने वाले केजरीवाल आज उसी कांग्रेस के, भ्रष्ट कांग्रेस के साथ बैठे हुए, भ्रष्ट आरजेडी के साथ बैठे हुए, भ्रष्ट समाजवादी पार्टी के साथ बैठे हुए और भ्रष्ट उद्धव ठाकरे, जो यहां पर 100 करोड़ के घोटाले, खिचड़ी घोटाले, पीपी किट घोटाले में शामिल रही उनकी शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर, उनके साथ बैठे। और सबसे बड़ी बात, पीडीपी, देशद्रोही पार्टी, अलगाववादी विचारधारा की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां जो कि देश को हमेशा से तोड़ने का काम करती रही, चाइना से साठगांठ करके, रशिया से साठगांठ करके देश के अंदर विभाजन की नीति करने वाली ऐसी विचारधाराओं के साथ ये जो केजरीवाल है, तो केजरीवाल को किस तरह से बख्शा जाना चाहिए, इन भ्रष्टाचारियों को किस तरह से जाना चाहिए। और रही बात, ये जो आरोप करते हैं कि जो ऑटोनोमस बॉडी है हिंदुस्तान की, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो या अन्य कोई भी संगठनाएं हो, वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसे सरकार नहीं चलाती है, वो उनकी कार्रवाई, उनकी जो भी योजना है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। मैं तो ये कहता हूं, आप आरोप लगाते ऑटोनोमस बॉडीज पे, आप काम ही ऐसा क्यों करते हो? आप काम ही ऐसा क्यों करते हो? देश के अंदर और भी राजनेता है, देश के अंदर और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पास ईडी क्यों नहीं जाती है? उनके पास सीबीआई क्यों नहीं जाती है? उनके पास इनकम टैक्स क्यों नहीं जाता है? आज जो जेल में लोग हैं वो ही जेल में क्यों है? इसका जवाब देश की जनता को आपको देना पड़ेगा। आप आरोप प्रत्यारोप करके आप बच नहीं सकते, आप बचकानी बातें करके बच नहीं सकते। ये आपका जो भ्रष्टाचार है, ये देशद्रोह है। देश को आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और ये नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो किसी को बख्शने वाली नहीं है।